बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी खाला का जब इंतकाल हुआ तो मेरे खालू दलाल बनकर मुझे लोगों की कोठियों में छोड़ आते और जब मुझे अपनी हवस का वो लोग निशाना बना लेते तो कुछ पैसे मेरे हाथ में पकड़ा कर घर से निकाल देते। एक दिन रास्ते में खड़ी थी, एक गाड़ी वाला आया। उसने मुझे 50 लाख रुपए और एक घर देने का बोला। बदले में उसके घर मुझे 1 साल रहना था। मैं मान गई। फिर मुझे उस आदमी ने रात को मेरे साथ ऐसा काम किया कि मेरी रूह पनाह हो गई। वो तो मुझसे मेरा नाम मीरा है। मैं इस दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की थी। जी, मैंने यही कहा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। कभी कभी खूबसूरत औरत बहुत ज़्यादा बदकिस्मत होती है क्योंकि सारी दुनिया उस पर अपना हाथ साफ करना चाहती है। मेरी ज़िंदगी की कहानी में बहुत ज़्यादा दुख है। सबसे पहला दुख तो ये है कि मेरे माँ बाप इस दुनिया से उस वक्त चले गए जब मैं सिर्फ 7 साल की थी। मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन वो अचानक ही इस दुनिया से चले गए थे और मुझे बताया गया था कि तुम्हारे माँ बाप कभी वापस नहीं आएंगे। मेरी मासूम आंखों में आंसू भी नहीं थे क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी और यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ क्यों हो चुका है। मेरे चाचू ने कहा कि उसकी शादी मैं अपने बेटे से करूंगा और उसको अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन मेरी खाला ने शोर डाल दिया कि 7 साल की बच्ची की शादी करोगे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं तो इसको अपनी बहू बना रहा हूं और मैं इसका चाचू हूं, तो इस पर पहला हक मेरा है। लेकिन मेरी खाला बड़ी बहादुर औरत थी, सबसे लड़ गई और मुझे अपने घर ले गई। उनकी वैसी भी कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने मुझे अपनी बेटी बना लिया। जब तक खाला हयात थी मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे समझाती रहती थी कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारे सर पर बाप का साया भी नहीं है और तुम्हारा कोई भाई नहीं है, इसीलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मजबूत होना है। मैंने कहा कि खालू है ना, अगर आप मेरी माँ हैं तो मेरे बाबा जैसे ही हैं वो। पर खाला ने कहा कि आपको कभी भी भरोसा नहीं करना क्योंकि बाप सिर्फ एक ही होता है, इसी तरह भाई भी सिर्फ एक ही होता है, बाकी दुनिया वाले सारे दरिंदे होते हैं। मुझे उस वक्त ये बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन वो बहुत अच्छी थी, मेरा ख्याल करती थी, अपने शौहर से झगड़ा करती थी। एक दिन मेरी खाला ने मुझे गोश्त के सालन में से सबसे अच्छी बोटी खिला दी तो मेरे खालू ने नाराज़ होकर झगड़ा किया कि इसको इतना खिलाने पिलाने की क्या ज़रूरत है, ये तो कल को अपने घर चली जाएगी, हमारा ही खा रही है लेकिन हमारे किसी काम नहीं आएगी। मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि मुझे ये बातें समझ आना शुरू हो गई थी। मेरे खालू ने मेरी खाला को इतने सदमे दिए थे, उनको बांझपन के ताने देते थे कि वो वक्त से पहले ही बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी और दुनिया से चली गई। जब मेरी खाला आखिरी सांसें ले रही थी मैं उनके पास आई थी और बार बार कह रही थी कि मुझे लगता है कि मैं मर रही हूँ और साथ तुम भी मर जाओगी क्योंकि तुम्हारा क्या होगा। उन्होंने मुझे मरने से पहले इतना कहा कि यहाँ से भाग जाओ, चली जाओ यहाँ से। मुझे समझ ही ना आई कि वो ऐसा क्यों कह रही थी और मैं यहाँ से कहाँ जाती क्योंकि खाला इस दुनिया से चली गई, लेकिन खालू हयात हैं और मैंने यही सोचा कि खालू बाप की जगह है और मैं यही समझती थी। 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि एक दिन मुझ पर पहली क़यामत टूटी जब मेरे खालू किसी आदमी को घर ले आए और उसे बैठक में बिठाया और मुझे कहा कि चाय बना दो। मैंने चाय बना दी। थोड़ी देर के बाद कहा कि तैयार होकर कमरे में चली जाओ उस आदमी के पास। मैंने कहा कि मैं उसके पास क्यों जाऊं? उन्होंने कहा क्योंकि उसने मुझे तेरे लिए पैसे दिए हैं, जा दफ़ा हो जा। मैंने कहा कि आपको शर्म नहीं आएगी, मेरी दलाली करेंगे आप? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा खालू मेरे साथ ये सब कुछ करेगा और वो भी इतनी आसानी से कैसे तन कर खड़ा था वो मेरे सामने, और कैसे उसने मुझे कहा कि तेरे लिए बंदे को लेकर आया हूँ और तैयार होकर उसके कमरे में जा। क्या दुनिया में इस तरह के भी लोग होते हैं जो बुराई को इतनी आसानी से कर जाते हैं? उनके लिए बुराई करना इतना आसान कैसे हो सकता है? खालू ने कहा कि हाँ तो और क्या करूँगा, तो किसी काम की है नहीं, सारी ज़िंदगी तेरी खाला ने तुझे इतना खिलाया है, तू भी तो हलाल कर अब। मेरे खालू को क्या परवाह होनी थी, मैं उनकी अपनी औलाद नहीं थी,
اس لیے شاید مجھے میری خالہ نے کہا تھا کہ بھاگ جاؤ، لیکن بات کو میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ لیکن آج بھاگنے کی کوشش کی پر ناکام رہی۔ خالو نے مجھے 2 تھپڑ لگائے اور ایک کمرے میں دھکیل دیا، جس کمرے میں میری زندگی کی بربادی شروع ہوئی تھی۔ صبح میں ایسے ہی بیٹھی تھی جیسے کہ میرا سب کچھ ہی ختم ہو گیا تھا، جیسے میرے اندر جان بھی نہیں تھی۔ لیکن میرا خالو بہت خوش تھا۔ اس نے کہا کہ ارے پاگل، تجھے نہیں پتا، تو پاس ہو گئی ہے۔ یہ بڑا آدمی تھا، اب یہ ہمیں بڑے بڑے کلائنٹ ڈھونڈ کے دے گا، دونوں مل کر کمائیں گے، مل کر کھائیں گے۔ میں نے کہا کہ شرم آنی چاہیے تمہیں، تمہاری بیوی کو مرے ہوئے ابھی 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے اور تم نے میرے ساتھ یہ سارے کام کرنے شروع کر دیے۔ اس نے کہا کہ میں تو اپنی بیوی کا انتظار کر رہا تھا کہ کب مرتی ہے، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے تو میں یہ نہیں کر سکتا تھا۔ میری تو پہلے دن سے ہی تیرے پہ نظر تھی، کیونکہ تیری خوبصورتی کے لیے تو لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں دیں گے۔ اگر تو نے ان سے بھاگنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ رات کو میرے کمرے کو باہر سے تالا لگا دیتا اور کھانا دینے کے لیے ہی کمرے کو کھولا کرتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میری زندگی برباد ہو گئی تھی، میرے پاس جینے کا کوئی مقصد بھی نہیں تھا، لیکن میں یہاں سے بھاگ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے بعد میرے خالو نے صرف امیر یا کلائنٹ لینا شروع کر دیے اور وہ مجھے بڑی کوٹھیوں میں لے جاتا۔ وہ بندہ جس نے سب سے پہلے میری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، کبھی کسی کے بارے میں فون کر کے بتا دیتا تو کبھی کسی کے بارے میں۔ وہ مجھے بڑی کوٹھیوں پر چھوڑ کے چلا جاتا اور اس کوٹھی میں مجھ پر روز ایک اور قیامت ٹوٹ پڑتی اور ساری رات میں یہی سوچتی رہتی کہ میں پیدا ہی کیوں ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ کے ساتھ میں بھی مر جاتی، ماں باپ کے ساتھ نہ مرتی تو خالہ کے ساتھ مر جاتی، بس کسی طرح میں مر چکی ہوتی تو میرے ساتھ آج یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ میری زندگی عذاب ہو چکی تھی، میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ مجھ سے خالو سارا دن گھر کے کام بھی کرواتا تھا اور گھر کے باہر سے تالا لگا کر جاتا تھا، لیکن کھانا وہ میرے لیے اچھا لاتا تھا کہ میرا چہرہ خراب نہ ہو اور میں اسی طرح خوبصورت رہوں۔ اور میرے ساتھ اتنا سب کچھ ہو گیا تھا، اب تو میں پتھر کی ہو گئی تھی، مجھے کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ زندگی کیسی گزر رہی تھی۔ ایک دفعہ محلے والوں نے کہا کہ تم یہاں پر غلط کام کر رہی ہو، ہم تمہیں اس محلے سے نکال دیں گے۔ بات تو گھبرانے کی یہ تھی، سارا محلہ ہم کو اس محلے سے نکالنے کے لیے آیا تھا اور وہ ہمیں یہاں سے نکالنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن آج مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی تھی، خوشی اس لیے ہو رہی تھی کہ شاید اس طرح میری ان ساری چیزوں سے جان چھوٹ سکتی تھی۔ میرے اندر امید جاگی، میں نے کہا کہ کوئی تو مجھے بچا لے، پر محلے والوں نے کہا ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے تاکہ تم بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاؤ۔ مجھے اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، اگر مجھے مر کے نجات ملتی تھی تو مجھے موت سے ڈر نہیں تھا، لیکن چاچا نے پولیس والوں کو پیسے کھلائے اور محلے والوں کو چپ کروا دیا گیا۔ جب میری قیمت لگتی تو میرے خالو میرے ہاتھ میں بھی کچھ پیسے رکھ دیتے تھے، مجھے اس کو دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ میں ان پیسوں کو استعمال نہیں کر سکتی تھی، بلکہ ان کو ایک ڈبے میں رکھ دیتی تھی۔ سوچتی رہتی تھی کہ زندگی میں آج تک میرے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہوا۔ پہلے میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، پھر میری خالہ جو میری ڈھال بنی ہوئی تھی اور مجھے سارے زمانے سے بچا کر بیٹھی تھی، وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ میرے خالو نے مجھے مال غنیمت سمجھ کر میری قیمت لگانا شروع کر دی اور مجھ سے غلط کام کروا رہا ہے۔ کیا مقصد ہے زندگی کا؟ کیا ہے میری زندگی میں؟ کیا کروں گی میں؟ کیا اسی طرح لوگوں کے ہاتھوں کھلونا بنی رہوں گی؟ اپنی جان لینے کا دل کرتا تھا لیکن موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ ایک دن کہیں جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک عورت زمین پر بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے۔ وہ بھیک مانگ رہی تھی، اس کے بورڈ پر لکھا تھا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں ایک بیوہ ہوں، میری مدد کی جائے۔ واپسی پر میں نے سارے اپنے پیسے اسے دے دیے اور اس نے دور سے مجھے دعا دی، لیکن اب شاید مجھے کسی کی دعا بھی نہیں بچا سکتی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کس بات کی سزا مل رہی تھی۔ کوٹھیوں والے بڑے بڑے کلائنٹ کبھی کبھی ہی ملتے تھے۔ میرا خالو اس قدر لالچی ہو چکا تھا کہ وہ ایک دن بھی خالی نہیں جانے دیتا تھا۔ اس نے مجھے سڑک پر بھی کھڑا کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک بڑی ہی مصروف سڑک تھی، وہ مجھے یہاں پر کھڑا کرتا اور لوگ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے، لیکن خود وہ آس پاس ہوتا تھا، اس لیے میں بھاگ نہیں سکتی تھی۔ ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی۔ میں سڑک پر کھڑی تھی اور جس طرح کے میں نے کپڑے پہن رکھے تھے اور میک اپ کیا ہوا تھا،
मुझे देखकर कोई भी समझ जाता कि मैं कौन हूँ। मेरे सामने आकर एक बड़ी सी गाड़ी रुक गई। सब कुछ रोज़ यही होता था, मुझे उसमें कोई नई बात नज़र नहीं आई। गाड़ी के अंदर जो भी शख्स बैठा था उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कहा, मेरे साथ आओगी? मैंने कहा कि ठीक है, क्या लोगी? मैं तुम्हें एक बंगला और 50 लाख रुपए दे दूंगा। मैंने कहा, लगता है आपने नशा किया हुआ है। उसने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नशे में नहीं हूँ। अगर तुम मेरे साथ आने को तैयार हो तो मैं तुम्हें एक बड़ा बंगला और 50 लाख रुपए दूंगा। मुझे किसी बात पर भरोसा नहीं था। इसी तरह के लोग ऐसी ही बातें करते थे। मैंने कहा कि अगर आप ये सब कुछ नहीं देंगे तब भी मैं आपके साथ आ जाऊंगी, क्योंकि मेरी मजबूरी है। उसने कहा कि नहीं, तुम्हें अपनी मर्जी से आना होगा और उसके बाद वहाँ जो भी होगा वो तुम्हें करना होगा। मैंने कहा कि एक इंसान मरा हुआ हो तो उसको और क्या कोई मार लेगा। मैंने कहा कि ठीक है, जो भी बात है मुझे मंजूर है। मैंने मेरे खालू को इशारा किया कि जा रही हूँ। उसने दूर से गाड़ी देखी और कहा कि ठीक है, अच्छी बात है। उसने खालू को पैसे दे दिए और मुझे अपने साथ ले गया। गाड़ी के अंदर बैठ गई तो मैंने उसकी शक्ल देखी। वो एक लड़का था, उसकी उम्र शायद 25 या 26 साल होगी, लेकिन देखने में इससे भी कम लग रहा था। उसने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने कहा कि ठीक है, मैं इस तरह की बातें सुनती रहती हूँ। उसने मुझे रास्ते में पूछा कि तुम ये काम क्यों करती हो? मैंने कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं करती। मेरा खालू बड़ा जल्लाद आदमी है, वो मुझसे ये काम करवाता है। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। मेरा दिल करता है अपनी जान दे दूँ, लेकिन वो मुझे मरने भी नहीं देता है। उसने कहा कि तुम ये काम छोड़ दो, कोई और काम कर लो। तो मैंने कहा कि पुलिस चोर को पकड़ सकती है, डॉक्टर इलाज करता है, दर्जी कपड़े सीता है, अब मैं यही सब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर की इज्जत तो कोई बनाएगा नहीं। जहाँ भी जाऊँगी लोग मुझे ऐसे ही नज़रों से देखेंगे और मुझे अपने बाप का माल समझकर मुझ पर हाथ साफ करने की कोशिश करेंगे। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैं क्या करूँगी? ये दुनिया मेरे लिए दोज़ख बन गई है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं मशीन की तरह बोलती रही। जब हम उसके घर की तरफ गए तो उसका घर बहुत बड़ा था। मैंने मजाक किया और कहा कि ये वो बंगला है जो आप मुझे देने वाले हैं। उसने कहा कि हाँ, ये वही बंगला है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि मुझे यकीन है कि तुमने नशा कर रखा है, लेकिन बहुत अमीर आदमी हो, इसलिए शायद कोई ऐसा नशा किया है कि तुम नशे में लग भी नहीं रहे हो। उसने कहा कि तुम अंदर चलो। मैं अंदर आ गई तो उसने मुझे हॉल में बिठाया और पूछा कि कुछ खाओगी? मैंने गुस्से से कहा कि मुझे भूख लगी है, क्योंकि ये शख्स कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पेश आ रहा था और मुझे इज़्ज़त की आदत नहीं थी। मुझे लगा कि ऐसे ही मेरा टाइम और बर्बाद करेगा। उसने कहा ठीक है, खाना लगा देते हैं। आधा घंटा खाना लगने में लग गया और बहुत ही मज़ेदार खाना था। मुझे भूख नहीं लगी थी, मैंने गुस्से में कहा था, लेकिन फिर भी मैंने खाना खा लिया। और उसके बाद मैंने उसे कहा कि क्या चाहते हो, तुम क्यों मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो? उसने कहा कि देखो, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था, ये घर भी तुम्हारा हो जाएगा और 50 लाख रुपए भी तुम्हारे अकाउंट में चले जाएंगे। तुम्हें दोबारा अपने उस खालू के पास नहीं जाना पड़ेगा जो तुमसे ज़बरदस्ती ये सब काम करवाता है। मैंने कहा कि तुम ऐसा क्यों करोगे? उसने कहा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, एक दफ़ा तुम यहाँ पर आ गई और अगर उसके बाद तुमने कहा कि तुम यहाँ से नहीं जाना चाहती तो तुम्हें किसी का बाप भी यहाँ से नहीं ले जा सकता। और तुम्हारा वो खालू गलत काम करता है। गलत आदमी की बुनियाद मजबूत नहीं होती। चंद पुलिस वालों को रिश्वत दे के अगर वो कुछ लोगों को चुप करवा लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई बड़ी चीज़ है। उसको ख़त्म करना या उसको चुप करवाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन तुम्हें ज़िंदगी भर मेरे साथ रहना होगा। मैंने कहा कि क्यों, आप मुझसे निकाह करेंगे? क्योंकि मुझे उसकी बातें अभी भी फजूल लग रही थी। उसने कहा कि तुम्हारे साथ कोई तो निकाह करेगा, लेकिन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो कौन करेगा निकाह? मैं भी मतवज्जह हुई। देखो, मैं तुम्हें इस घर में लेकर आया हूँ, यहाँ पर एक शख्स है जिसके साथ तुम्हें निकाह करना होगा। तुम उसके निकाह में आ जाओगी, उस घर की बहू बन जाओगी, ये घर तुम्हारा हो जाएगा और 50 लाख रुपए भी। ये मेरा घर नहीं है, मैं किसी और घर में रहता हूँ। ये समझो कि ये घर तुम्हारा है। मैं यहाँ कभी कभी आया करूँगा, लेकिन जिससे तुमने शादी करनी है वो कोई आम इंसान नहीं है। मैंने कहा कि क्या मतलब? मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने आसाब को मजबूत करना होगा। तुम्हें ये फैसला करना होगा कि अगर तो यहाँ रुक जाओगी
तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, लेकिन कम से कम उस ज़िंदगी से तो बेहतर ही होगी जो अभी तुम गुजार रही हो। जगह जगह ठोकर खाने से अच्छा है कि इंसान एक जगह ठोकर खा ले। मुझे उस शख्स की समझ नहीं आ रही थी। वो मुझे दूसरी मंजिल पर ले गया। वहाँ एक कमरा था। मुझे किसी बात का डर नहीं लग रहा था। इज्जत तो पहले ही लुट चुकी थी, डरने की क्या ज़रूरत थी। एक औरत के पास सबसे कीमती चीज़ उसकी इज्जत होती है, और जब वो छीन ली जाती है तो फिर वो किसी से भी नहीं डरती। उसने कमरे को ताला लगाया हुआ था। जब कमरा खोला तो अचानक से एक शख्स सामने आया और किसी छोटे बच्चे की तरह हमें डरा दिया। जैसे बच्चे दरवाजे के पीछे छुपकर आपको डराते हैं और फिर हंसते जाते हैं। फिर वो मुझे देखकर कहीं खो सा गया। उसने कहा, ये है मेरी दुल्हन। तो उस आदमी ने कहा कि देखो, ये ही तुम्हारी दुल्हन है, कितनी खूबसूरत है ना। मैंने उस शख्स को देखा। उसकी उम्र भी शायद 18-19 साल थी, लेकिन वो बच्चों की तरह हरकतें कर रहा था। उसने अपने कपड़े फाड़कर कमरे की हालत भी बहुत बुरी की हुई थी। हम लोग वापस आ गए और उसने मुझे अपना नाम बताया। उसने कहा कि मेरा नाम अहमद है और ये मेरा छोटा भाई है। किसी लड़की से अपने कॉलेज में मोहब्बत करता था, लेकिन उसने उसको धोखा दिया और उसने अपनी जान लेने की खातिर छत से छलांग लगा दी। चोट उसके दिमाग पर लगी और अब ये किसी बच्चे की तरह हो गया है। डॉक्टर से बात की है, उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि इसको कोई प्यार करने वाला मिल जाए तो ये ठीक हो सकता है, लेकिन एक पागल से शादी कौन करेगा। इसलिए मैं इसके लिए कोई लड़की तलाश कर रहा था, लेकिन उसको भी खूबसूरत लड़कियां ही पसंद हैं। इसलिए मुझे तुम नज़र आई। 2-4 दिन तुम्हारी रूटीन देखी, मुझे पता चल गया कि तुम क्या काम करती हो, और फिर उसके बाद मैंने तुमसे ये बात की। अब फैसला तुम्हारे ऊपर है। कोई भी लड़की किसी पागल से शादी नहीं करना चाहेगी, लेकिन जो ज़िंदगी तुम गुजार रही हो उसको अपने सामने रखकर सोचो तो जो कुछ भी फैसला करोगी मुझे कबूल होगा। अगर तुमने वापस जाना है, मैं तुम्हें वापस छोड़ाऊंगा। अगर तुम्हें यह सब मंजूर है तो कल ही निकाह की रस्म करेंगे। अब मैं उस शख्स से ये सवाल नहीं कर सकती थी कि ये मजाक है या नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ देख चुकी थी। फिर मैंने दीवार पर देखा, उसी पागल की तस्वीर लगी हुई थी। वो तस्वीर में कितना खूबसूरत और सुलझा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन किस्मत ने उसके साथ ये सब कुछ किया था। एक गहरा समंदर और एक तरफ खाई हो तो इंसान किस तरफ जाए। अगर मैं खुले समंदर यानी कि उस बाज़ार में वापस चली जाती तो डूबने के ही ज़्यादा इम्कानात थे, लेकिन अगर मैं खाई में गिर जाती तो शायद ज़ख्मी होती, लेकिन बच जाती। मैंने वहीं पर खड़े खड़े ही फैसला कर लिया कि मुझे वापस नहीं जाना। मेरे पास वैसे भी खोने को कुछ भी नहीं था। उसकी बात मेरे दिल को लगी थी कि जगह जगह से ठोकर खाने से अच्छा है कि इंसान एक ही जगह से ठोकर खा ले। मैंने अहमद को कह दिया कि मुझे वापस नहीं जाना। उसने कहा कि तुम अपने होशा हवास में कह रही हो। तो मैंने कहा, हाँ, मैं बिल्कुल अपने होशा हवास में कह रही हूँ। उसने कहा, ठीक है, फिर आज से तुम यहीं रहोगी। तुम कमरे में आराम करो और तुम्हारे खालू को मैं खुद देख लूँगा। उसके बाद मैंने अपने खालू को कभी नहीं देखा और अगले ही दिन अहमद के भाई अली के साथ मैंने शादी कर ली। अब मैं उसकी बीवी हूँ, इस घर की बहू हूँ। ये घर मेरा है और मुझे पैसे भी दिए गए हैं जो कि मुझे हक महर की मद में दिए गए हैं। अली बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, लेकिन कभी कभी मेरी बात मान लेता है। उसको समझाना ऐसा ही है जैसे किसी बच्चे को संभाल रहे हैं, लेकिन अब उसकी हालत बेहतर हो रही है, क्योंकि जो बात वो किसी की नहीं मानता था वो मेरी ज़रूर मानता है और ज़्यादा शरारत भी नहीं करता। डॉक्टर कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब यही मेरा शौहर है और मेरे खालू को तो ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ गई, किसके साथ चली गई। अब भी कभी मुझे तलाश करता होगा। कहता है, अहमद कि तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे तक कभी नहीं पहुँच पाएगा। मैं इज्जत से घर में रहती हूँ, अच्छा खाती हूँ, अच्छा पीती हूँ, मेरा एक शौहर भी है जैसा भी है, पर कम से कम मैं किसी के निकाह में तो हूँ। अब ज़िंदगी से शिकायत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन अली बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वो मेरा मुहाफ़िज़ बनेगा। लेकिन अगर मैं ये बात उसे बताऊंगी कि मैं कौन थी तो उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा। अहमद कहते हैं कि अली को इन सारी बातों के बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कभी भी उसे ये बात नहीं बताना। ज़िंदगी गुजर रही है और पहले से बेहतर है, इसलिए मैं खुश हूँ। मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है। जो सब मेरे साथ हुआ वो भी बुरा हुआ, अब भी मुझे बुरा ख्वाब बन के डराता है, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को भूल ही जाना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी की कहानी पर यकीन करना शायद इतना आसान नहीं है, लेकिन इस दुनिया में क्या कुछ नहीं होता। वो भी एक मर्द ही था जिसने मेरी खाला के जाते ही मुझे अपने कारोबार का ज़रिया बना लिया। इस दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं।
آج میں کسی کی بیوی ہوں، اس لیے اس بات کی مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے۔ اگر کل کو میرا شوہر ٹھیک ہو گیا، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر تو میں اور بھی زیادہ خوش قسمت ہو جاؤں گی۔ اب میں نماز بھی پڑھتی ہوں، پہلے تو اللہ کے سامنے جانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً کر لیجیے۔ اور اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔